अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल फास्ट एल्गो सॉल्यूशन पे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले कुछ वीडियोस को देख लें। ये ऑटोमेशन से रिलेवेंट चैनल है जिसमें हम ऑटो ट्रेडिंग को लेकर जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मिथ हैं और जो लर्निंग है उनको डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। नंबर एक, हम सबसे पहले एक स्ट्रेटजी मेक करके शॉर्ट टर्म इंट्राडे में कैसे पैसे बना सकते हैं ऑटोमेशन से, उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। सेकंड, आपने किसी सिस्टम को, चाहे वो आप किसी से सर्विस ले रहे हो या इवन आपने चले कहीं से परचेज किया हो, वो आपका ओन या बिल्ड करदा सिस्टम ना हो, तो भी आपको ये जो मैं इसमें समझाऊंगा और तरीकाकार दिखाऊंगा, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो समझ लें फिर आप अपने सिस्टम को मोर एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये कि आपके सामने मैंने कोशिश की है इसको एक प्रेजेंटेशन की सूरत में आसान करके पेश करूं ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पेंसिल और कॉपी लाजमी पास रखें, क्योंकि कुछ नोट पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो हर पर्सन को अपने नोट्स खुद बना के ज़्यादा समझ लगती है। तो जनरल तौर पे मैं आपको बताता हूँ एक सिस्टम को किस तरह से उसकी थीम और स्ट्रेटजी से लेकर इन चार प्रोसेसेस में से गुजारा जाता है, और उसके बाद वो इतना आप उस पर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि उस सिस्टम पे शॉर्ट टर्म इंट्राडे पैसे कमा सकते हैं। और वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सिस्टम होते हैं, लेकिन आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं उसको हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे में यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फीचर्स आते हैं। फीचर्स का मतलब ये होता है उस चीज की, प्रोडक्ट की जो मेन कोर है वो आपको अंडरस्टैंड हो, उसकी थीम, स्ट्रेटजी, उसका आइडिया क्यों बिल्टअप हो रही है, क्या ऐसा काम कर रही है जिसकी लिमिट में कोई और सिस्टम ऐसे काम नहीं कर सकता। तो इसमें चार इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने समझनी है। ये थीम और स्ट्रेटजी का एक नाम है जिसको हम कह रहे हैं ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट को मैं आगे जाके डिफाइन करूंगा आपके साथ। नॉर्मल चीज है, ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो मार्केट में बहुत यूनिक है। बाद दफा मार्केट में किसी आइडिया पे हर ट्रेडर ने अपने अंदाजे से और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया होता। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बहुत मल्टीपल काइंड्स में है। ट्रेडर्स के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आज हम इसी थीम के ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे उन चीज़ों को देखेंगे, किस तरह से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ट्वीक करके अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट इस थीम का नाम होगा। और टाइप इसकी होगी फिक्स। टाइप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट क्योंकि मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए हम जो ब्रेकआउट यूज करेंगे वो फिक्स होगा। फिक्स मैं पिप्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें जो ब्रेकआउट बनाएंगे वो फिक्स पिप्स का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल चूंकि आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एग्जांपल के साथ, तो आपने अभी ये चीजें नोट कर लेनी। सेकंड है आपकी लॉट साइजिंग। लॉट साइजिंग किसी भी सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर एक तो ये कि बाद सिस्टम फिक्स लॉट साइज पे काम करते हैं, बाद इंक्रीमेंट पे, बाद परसेंटेज पे, बाद मल्टीप्लायर पर, बाद मार्टिंगल होते हैं। अच्छा, बाद मार्टिंगल भी रॉ होते हैं, बाद कंट्रोल होते हैं। तो जब लॉट साइज की बात आती है और ऑटोमेशन में, तो समझ लें कि वो सबसे बड़ा टॉपिक है जो आपको लाजमी अंडरस्टैंड करना है। आपके सिस्टम में लॉट कब और क्यों इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो कब और क्यों होगी। तो इसमें भी हम जो यूज करेंगे वो मल्टीप्लायर जो होंगे और कस्टम लॉट साइज भी होंगे। जिसका मतलब ये होगा कि आप इस सिस्टम में जो रिस्क पुट करेंगे अपना मार्केट के अंदर, उसको कंट्रोल वे में कर सकेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जैसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताई हैं। 1.5 का मतलब है अपने सबसे जो बिगिनिंग लॉट साइज है हम उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी लॉट्स को इंक्रीज करेंगे। इस तरह 2, 2.5, 3 और 3.5 तक हमारे मल्टीप्लायर्स काम करेंगे इस थीम और स्ट्रेटजी के अंदर। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ड्रा डाउन। ड्रा डाउन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको ये अंडरस्टैंड कर ले, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ड्रा डाउन होते हैं। हम जिस ड्रा डाउन की बात कर रहे हैं वो नेगेटिव ड्रा डाउन है। नेगेटिव ड्रा डाउन होता है कि मार्केट में जब आपका पैसा पुट हो गया, तो इससे पहले कि आप क्लोजिंग करें और आपकी इक्विटी या प्रॉफिट कैलकुलेट हो, उससे पहले तक जो भी कंडीशन है आपके पैसा लगने की, वो ड्रा डाउन है। यानी कि आपने एक पैसा लगाया, आपका टीपी हिट होने से पहले पहले जो भी मार्केट में आपका ओपन इक्विटी चल रहा था वो आपका ड्रा डाउन कहलाएगा, ठीक है। तो ड्रा डाउन को ऑटोमेशन में कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस स्ट्रैटेजी में ड्रा डाउन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें इसमें मेंशन होंगी, ठीक है। और लास्ट नॉट लीस्ट इसमें ब्रेक इवन के बारे में आएगा। अब ब्रेक इवन आप अंडरस्टैंड कर लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड मैनेजमेंट का वो रूल है जिसको आपको, अगर बिगिनर हैं, आपने इससे पहले ब्रेक इवन नहीं किया, तो थोड़ा इसका तारुफ यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस में ले सकते हैं।
ब्रेक इवन होता है कि जब आप एक गिवन पॉइंट के ऊपर अपने प्रॉफिट को लॉक कर लेते हैं, इस सेंस पे कि आपका अगर मार्केट आपकी डिसफेवर हो जाए तो आपको जो कैलकुलेटेड लॉस है वो ना हो, बल्कि आप एक तरह के जीरो रिस्क के साथ बाहर निकल सके। तो ब्रेक इवन सिंगल ट्रेड का भी होता है और मल्टीपल ट्रेड्स का भी होता है। मल्टीपल ट्रेड जब वो एक सेशन में कैलकुलेट होती है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी मल्टीपल ऑर्डर्स पे कैलकुलेट हो रही है, इसलिए हम इसमें सेशन का ब्रेक इवन यूज करेंगे। ये आपके लिए एक सीखने की नई टर्म होगी कि सेशन का ब्रेक इवन भी किया जाता है। नॉर्मली ट्रेडर तो मैंने देखा है सिंगल ट्रेड को भी जल्दी ब्रेक इवन बाय रूल नहीं कर पाते, लेकिन इस क्योंकि हम ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन का पर्पज यही है कि मैनुअल ट्रेडर जिस लिमिट्स में काम नहीं कर सकता, ऑटोमेशन उसकी हेल्प करती है। तो ऑटो ट्रेडिंग में हम सेशंस को कैसे ब्रेक इवन करते हैं उस चीज के बारे में इसमें देखेंगे। तो ये मेन पिलर्स हैं इस थीम के जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आगे आते जाएंगे। सेकंड हमने देखना है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस मीन्स कि हमारी ये थीम किन किन एसेट क्लासेस पर क्या क्या तरीके से अप्लाई हो सकती है। इसमें कॉमनली करेंसीज आएंगी। करेंसीज में हम देखेंगे जो मेजर करेंसीज हैं 6-7 पेयर, उनको चार्ट पे देखेंगे, एक प्रेपोजिशन क्रिएट करेंगे जो विजिबल चार्ट पर आमतौर पर किसी थीम में की जाती है। यानी ये वो पेपर वर्क है जो करना जरूरी है इससे पहले कि आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें। सेकंड इसमें कमोडिटीज में गोल्ड और ऑयल आ रहा है, और थर्ड इंडसाइज में हम इसमें इंडस्ट्रीज में 500 और 100, क्योंकि ये मोस्ट ट्रेडेबल इंडस्ट्रीज हैं इसलिए इनको यूज कर रहे हैं। वैसे तो आप इसको बाकी इंडस्ट्रीज पे भी यूज कर सकते हैं। किसी भी ट्रेंडिंग पेयर में बाय डिफॉल्ट इस थीम को यूज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी स्पेसिफिकेशन तो एसेट क्लास के अपने अपने बिहेवियर के हिसाब से होंगी। तीसरा इसमें कोडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। कोडिंग प्रॉब्लम्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कुछ सिस्टम बिल्ड करते हैं तो बाद दफ़ा बहुत से ट्रेडर्स इसलिए उस पर काम नहीं कर पाते कि कोडिंग के अंदर बाद दफ़ा एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के मल्टीपल वेज होते हैं। अब इसमें हम कोडिंग के तरीकों की डेप्थ पे तो नहीं बात करेंगे अभी फिलहाल, सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि एक मसले को एक तरीके से हल नहीं किया जाता, उसके मल्टीपल वेज होते हैं। ये डिपेंड करता है आपका कोडिंग या आपके कोडर का कितना एक्सपीरियंस है उस चीज को हल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैथ की इक्वेशन हल करनी है, उसको इक्वेशन को हल करने के 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। अच्छा, वो तीनों चारों तरीके दुरुस्त होंगे क्योंकि आपका जो नेट रिजल्ट आएगा वो ठीक होगा। लेकिन जब आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो बाद दफा ये होता है कि अगर ट्रेडर मैच्योर, यानी कि ट्रेडर से मुराद अगर वो कोडर भी है और ट्रेडर भी है, अगर कोडर मैच्योर नहीं है तो वो आपका हल तो निकाल देगा लेकिन उसे आपका कोड हैवी हो सकता है। आपका एक छोटे से काम को करने का समझ लें बहुत बड़ा तरीके से कोड कर दिया जाए तो उससे आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन पे असर आएगा और किसी और इनपुट को रिलेट करना मुश्किल हो सकता है। तो ये इस तरह कुछ टिपिकल जनरल प्रॉब्लम होती हैं कोडिंग में। तो आपको इसको स्टैंड पॉइंट से देखना होता है कि मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें कोडिंग को कौन से तरीके को इख्तियार करना है ताकि मेरा कोड इजी भी रहे, वो थोड़ा फास्ट भी हो, उसकी बाकी इनपुट्स के साथ बेस और रिलेशनिंग भी बन सके। तो ये बड़ा मेजोरिटी का काम आता है। इसलिए हम कोडिंग प्रॉब्लम को लाजमी देखेंगे कि जब कोई सिस्टम बनाओ, जैसे मैं आपसे शेयर करूंगा सिस्टम जो है कितने कोड लाइंस पर डिपेंड कर रहा है। सिस्टम आपका हो सकता है छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसमें कोडिंग जिस लेवल पे यूज होगी वो बड़ी मैटर करती है बात दफा। तो एग्जीक्यूशन देखेंगे हमारे सिस्टम की फास्ट रखना, ये मैटर करेगा। सेकंड हम उसमें एरर वार्निंग पे थोड़ी सी बात करेंगे। जब आप सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लाजमी चेक करते हैं कि आपके किसी किस्म के एरर या वार्निंग, ये दो चीजें होती हैं जो आपने आफ्टर कोड कंप्लीट होने के उसमें देखनी होती हैं। एरर का मतलब तो ये आता है कि सॉरी, कुछ मेरा गला भी 2 दिन से खराब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने इंशाल्लाह ये वीडियो, इसलिए लाइक किया करें, शेयर किया करें लाजमी। हम आपके लिए कोशिश करके अच्छा कंटेंट लेके आ रहे होते हैं। तो एरर्स अगर आ जाए आपके सिस्टम में तो समझ लें कि एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किए बगैर प्रॉपरली पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। और वार्निंग्स का मतलब ये होता है कि ये अगर आप नहीं भी टेक केयर करते तब भी आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कोई एक फंक्शन हो सकता है माइनर सा काम ना कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल सिस्टम बिल्कुल सही काम करता है जब उसमें कोई एरर ना हो। तीसरा आते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स ये होता है जिसको आसान जुबान में आप ये समझ लें कि जब आपने किसी स्ट्रेटजी में कोई मनी मॉडल या मनी मैनेजमेंट अप्लाई करनी होती है तो उस मनी मैनेजमेंट को किसी एनालिसिस पे लगाया है, तो उस एनालिसिस को हम अपनी जुबान में फिल्टर कह रहे हैं। फिल्टर एक से ज्यादा भी हो सकता है और कोई सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिल्टर भी यूज किया जाता है। जैसे मिसाल ले लें,
हम एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं। मूविंग एवरेज फिल्टर के तौर पे काम कर सकता है किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर। तो ऐसे में वो पूरे जो फिल्टर इंडिकेटर होते हैं वो आपके रोल अदा करते हैं आपकी सिस्टम स्ट्रैटेजी में। तो बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ इंडिकेटर्स आप डायरेक्टली सिर्फ अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, और बाद दफ़ा आपको इवन पहले पूरा सिस्टम और फिल्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो हम इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे और इंशाल्लाह आगे भी एग्जांपल्स आएंगी जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ बकायदा मेंशन करूंगा कि ऐसे सिस्टम जहाँ पर हमें फिल्टर खुद से तैयार करना पड़ता है, और ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ फिल्टर को हम अटैच ही कर सकते हैं, यानी बना बनाया फिल्टर होता है, हम उसको अटैच भी कर सकते हैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है मनी मॉडल्स। मनी मॉडल्स, आप एक चीज अंडरस्टैंड कर लें कि मैनुअल ट्रेडिंग में जब आप काम करते हैं तो आप किसी थीम में एक सिंगल सिंगल जो मॉडल होता है मनी मैनेजमेंट का उसको यूज करते हैं, यानी जिसको एक मैनुअल ट्रेडर जल्दी हैंडल कर सकता है ज़हनी तौर पर और एग्जीक्यूशन के हिसाब से। लेकिन जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, यहाँ पर एक आम ट्रेडर भी 2 से 4 मनी मॉडल्स को एक एक ही वक्त में कंट्रोल कर सकता है। तो बाद दफ़ा ये होता है कि आपकी थीम स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जिसमें 4 4 3 3 मनी मॉडल लगे होते हैं एक ही एनालिसिस को या एक ही थीम को टेस्ट करने के लिए। जैसे अब मिसाल है हमारी ब्रेकआउट की थीम है। अब ब्रेकआउट की थीम में फॉर एग्जांपल क्या मैं एक टाइप की मनी मैनेजमेंट यूज करूंगा या मल्टीपल टाइप की, इसकी कुछ एग्जांपल्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। खैर ये मनी मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि जब आप कोड करते हैं अगर आप पहले से कैलकुलेट नहीं रखेंगे आपको किस तरह का और कितने मनी मॉडल्स पे काम करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने स्टार्ट तो सिंपल मॉडल से किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आइडिया वाइज उसको कंप्रेस करने लगे तो आपको पता लगा कि ये तो अब बेस ही दुरुस्त नहीं है, अब मुझे इसके लिए कोई नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये वो इमारत है जिसकी बुनियाद आपको पहले से प्री कैलकुलेशन में दुरुस्त रखनी है, इससे आपका टाइम कॉस्ट बचेगा। ये वो चीजें हैं जो बाय एक्सपीरियंस आपको काम करने के बाद समझ आती है, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5वां में आता है 5th नंबर पे ट्रेड मैनेजमेंट ऑप्शन। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाद दफ़ा ये होता है आपकी ट्रेड मैनेजमेंट मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी में मुख्तलिफ टाइप की होती है। जैसे मैनुअल ट्रेडर तो नॉर्मली सिंगल टाइप की ट्रेड मैनेजमेंट यूज करते हैं, ब्रेक इवन पार्शियल ट्रेड वगैरह किया ठीक है। लेकिन जब आप ऑटोमेशन में बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपस में बड़े कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है। आप एक ही वक्त में ट्रेल कॉम्बिनेशन पार्शियल को यूज कर सकते हैं, सारों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेज में कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन में कर सकते हैं। तो वो सारा काम चूंकि एक वक्त में कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है तो वो भी आपके सिस्टम पे एक स्ट्रेस होता है मनी मॉडल्स के मुताबिक। तो मनी और ट्रेड मैनेजमेंट के जो ऑप्शन बड़े संभाल के टेक केयर करके आपको पहले से कैलकुलेट करने होते हैं, इससे पहले कि आप उसको इनकॉर्पोरेट करें अपनी स्ट्रैटेजी और थीम के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई अभी, सिर्फ के कोडिंग में ये चीजों को टेक केयर किया जाता है, उसके बाद में आप अपनी स्ट्रैटेजी पर आसानी से काम कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट नॉट लीस्ट टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग वो क्रूशियल पार्ट है जिसको करने के बाद आपको उन तमाम सवालों के आंसर मिलेंगे जो आमतौर पर आप इन फेजेस को जानने बगैर पूछ रहे होते हैं। यानी कोई आपको प्रोडक्ट बेच रहा है कि मेरा ऑटो सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तो हर कंडीशन में काम करता है, ये तो बहुत पैसे बना सकता है, और आप उसकी एक्सप्लॉइटेशन में और उस फैंटेसी में आ जाते हैं। असल में जब आपको 3 4 फेजेस बताऊंगी जो हर सिस्टम की कोर है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, तो आपको उसकी टेस्टिंग का भी आसानी से समझ। जब भी आपने किसी से कोई सिस्टम परचेज करना है या बनाना है तो हमेशा सबसे ज्यादा फोकस उसकी टेस्टिंग पर ही करना। अब टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको आमतौर पर कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका अंडरस्टैंड होना चाहिए, बाकी तो डिटेल में हम इंशाल्लाह साथ साथ वीडियोस के अंदर आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी स्ट्रेटेजी में जो कैपिटल नीड होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे इसको ऐसे एग्जांपल ले लें, कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं कि जैसे मिसाल कहूँ कि $2000 पे अगर कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट हुई है और वो 6 मंथ या 10 मंथ के डेटे पर स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है, मतलब आपको एक सेंस दे रही है, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये $2000 के ऊपर टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, इसीलिए इसको अगर स्टार्ट किया जाए तो 2000 का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, ये एक डिफरेंट चीज है। अब सेकंड बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि कैपिटल जो स्ट्रेटेजी डिपेंडेंट होता है वो और चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो कि जो $2000 होनी चाहिए। अब इसमें और पहली बात में थोड़ा सा फर्क है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। जब स्ट्रेटेजी डिमांड करे कि $2000 मस्ट चाहिए तो वो समथिंग एल्स होता है, उसकी शक्ल कुछ और बनती है।
और जब होता है कि आपने टेस्ट किया है कि 2000 पे काम करता है, तो इसका मतलब है आप $2000 डाल देंगे तो हो सकता है ये 500-300 डॉलर के रिस्क में भी काम कर ले। तो लाजमी नहीं है कि ये 2000 पे ही काम करेगा, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट $2000 आई तो उसकी थीम ऐसी होनी चाहिए जो आपको वादे तौर पे पता हो कि ये क्यों $2000 यूज करेगी। ठीक है, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। जबकि सिस्टम में आप पैसे पुट करते हैं तो देखेंगे उसकी स्ट्रेटेजी जो है कैपिटल डिपेंडेंट है या सिर्फ टेस्टिंग पे डिपेंड करने की वजह से आप वो कैपिटल डाल रहे हैं। क्योंकि दोनों चीजों में अगर कल को आपको कैपिटल इंक्रीज भी करना है तो डिफरेंट कंडीशन के साथ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेकंड आ जाता है उसमें मैक्स लॉस का। मैक्स लॉस का मतलब एक तो आपके सेशन या ट्रेड्स के लॉसेस होते हैं, वो तो आपकी इनपुट्स और बाकी चीजों से कंट्रोल हो जाएंगे। एक आपने लाजमी तौर पर देखना है आपके सिस्टम में मैक्स लॉस या मैक्स डेड एंड के लिए क्या लगा हुआ है। इसको आप गाड़ी की हैंड ब्रेक के तौर पर समझ लें। गाड़ी की हैंड ब्रेक क्या काम करती है? अब जाहिर बात है आप हर वक्त हैंड ब्रेक थोड़ी लगाते हैं, आप तो नॉर्मल ब्रेक यूज करते हैं ना। लेकिन हैंड ब्रेक एक अल्टीमेट क्रिटिकल कंडीशन में जब आपकी खुदा ना खास्ता गाड़ी, तो आपको हैंड ब्रेक यूज करनी होती है। ठीक है, इस तरह सिस्टम ऑटोमेशन में चूंकि कॉम्प्लेक्स मनी मॉडल्स में काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल उसको खुला छोड़ देंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा एरर या कोई वजह या कोई कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके सामने आ जाए। तो ऐसी सूरत में आपको उसके अंदर मैक्स लॉस का या डेड एंड का एक हैंड ब्रेक लगाना। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम यूज करें सबसे पहले देखें कि इसका वो मैक्स लॉस और डेड एंड क्या है, यानी इसकी हैंड ब्रेक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की कि $2000 पे एक स्ट्रेटेजी टेस्ट करने के बाद हम चला रहे हैं, हमें पता है इसका मैक्सिमम अराउंड $500 का, तो फिर भी मैं पर 700 800 या $1000 पे उसका मैक्स जो लॉस होगा या डेड एंड ब्रेक होगी वो लगाऊंगा, ताकि इन केस किसी वजह से अगर कोई ऐसा क्रिटिकल मसला आए तो भी सिस्टम खुद ब खुद काम करना रुक जाए। तो आपने हर सिस्टम का मैक्स लॉस लाजमी डिफाइन करना है किसी भी स्ट्रैटेजी में। ठीक है, और तीसरा आता है मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट का ये आता है कि इसमें आमतौर पर 2-3 ग्रेडिंग होती है। जैसे बाद लोग नॉर्मली पूछते हैं अच्छा जी सिस्टम तो बड़ा अच्छा है आप बता रहे हैं, तो क्या ये कितने पैसे कमा सकता है? ये इमेच्योर लोग आमतौर पर इस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब आपको थोड़ी मेच्योरिटी आ गई फिर आपको खुद ही सेंस आएगी हर सिस्टम के काम करने में 2 से 3 ग्रेडिंग्स होती हैं प्रॉफिट टेक करने की। यानी एज ए ट्रेडर, एज ए ऑटो ट्रेडर, आपका सबसे पहला काम जो पहले मैंने मेंशन किया वो क्या था? कैपिटल को डिफाइन करना, स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना और मैक्स लॉस को डिफाइन करना होता है। अगर ये तीन चीजें आपने कर ली तो जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो तो 2 से 3 ग्रेडिंग में आप आराम से लेके जा सकते हैं। 2 से 3 ग्रेडिंग क्या होती है, जैसे मिसाल ले लें फिर वही आपको बताऊंगा। आप गाड़ी चलाते हो, अब गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाने के अगर हम 3 फेजेस कैलकुलेट कर लें। एक, आराम आराम से आप गाड़ी चला रहे हो, अब आप देख रहे हो रोड पे जा रहे हो, आप बड़े आराम आराम से जा रहे हो, आपको बाकी चीजें बाईपास भी करी जा रही है लेकिन आप अपने सुकून से चल रहे हो आराम। अब आपके साथ मिसाल है आपका कोई दोस्त बैठा है और वो जल्दी में, वो आपको कहता है कि भाई ये इसको थोड़ा सा तेज चलाओ, तो आप उसके कहने पे थोड़ा सा इसको मीडियम वाइज तेज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा आप तेज कर लेते हैं ये भी अभी आपके कंट्रोल में है। ठीक है, अच्छा फिर आपका उसमें मिसाल ले लें कि वो रोड खाली था और आपके साथ कोई बैठा और आप थे भी बड़ी तेजी में, या आपको वैसे ही बहुत मजा आ रहा था उस वक्त लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो आपने कहा चलो आज मैं इसको ना 120 पे भगा के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये वो ही कि आपकी कौन सी ऐसी कंडीशन मैच हुई जिस पे आप ये रिस्क लेने को तैयार हो गए। तो प्रॉफिट जब भी आपका आएगा वो हमेशा इन 3 ग्रेडिंग में से डिसाइड होता है। क्या आप नॉर्मल वे में भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपनी थीम स्ट्रेटजी में? अच्छा ये डिपेंड करता है आपकी थीम स्ट्रेटजी पे। लाजमी बात नहीं है हर स्ट्रेटजी में ये 3 गेयर लगे होते हैं पैसा कमाने के, लेकिन मोस्टली जिन सिस्टम्स की मैं बात करूंगा उसमें ये ग्रेडिंग और शेडिंग आपको मिलती है। तो फर्स्ट आप उसको आराम से नॉर्मल पैसों के लिए कमा सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रोकर्स आपको मुख्तलिफ टाइप के अकाउंट्स देते हैं। कुछ माइक्रो सेंट अकाउंट्स के नाम पर होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड अकाउंट्स के नाम पर होते हैं, जनरल अकाउंट्स होते हैं। तो ऐसे में लॉट साइजिंग का बड़ा फर्क आता है। तो जो बिगिनर्स है उनको चूंकि लॉट साइजिंग शुरू में अंडरस्टैंड नहीं होती, इसलिए उनको ये जानना जरूरी है कि किसी थीम स्ट्रेटजी को जब माइक्रो अकाउंट पे टेस्ट किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स के लिए लॉट साइजिंग और रिस्क डिफरेंट होता है, उसका प्रॉफिट रेशियो भी उसी के हिसाब से होगा। जब आप उसको स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो तब उसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम ये डिफाइन कर लेंगे कि हमारा जो
प्रॉफिट आना है, मीडियम अग्रेसिव या मोर रिस्क ओरिएंटेड प्रॉफिट आना है, तो इसकी ग्रेडिंग को हमने कैसे सॉर्ट करना है। तो अभी आपके लिए अंडरस्टैंड में सिर्फ ये चीज जानना जरूरी है कि जिस तरह मैक्स लॉस जानना जरूरी है, इस तरह मैक्स प्रॉफिट कैसे आ सकता है उसकी वो फेजेस को जानना भी जरूरी है किसी सिस्टम की। सिर्फ ये बात काफी नहीं है कि आपका सिस्टम एक महीने में कितना निकाल देता है या बैक टेस्टिंग में उसने 2 माह में कितना दिया था, तो चलो जी उसकी बात पे आपने फ्यूचर में दबा के पैसे लगा दिए। इन्हीं चीज़ों की वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं, और वो मसले हमने 8-9 साल में अपने एक्सपीरियंस में लोगों को फेस करते देखा है। तो इसीलिए मैं कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, आपका टाइम और कॉस्ट अगर लगे भी तो आपको उसका कुछ फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि वो टाइम भी ज़ाया हो, कॉस्ट भी ज़ाया हो और आपको नॉलेज भी कोई ना मिले। अच्छा जी, इसमें अब हम चौथे नंबर पे देखेंगे तो जो फंक्शन है वो सेमी और फुल ऑटो सिस्टम के यूज़ करने के। ये भी बड़ी सॉरी, ये भी बड़ी यूनिक टर्म है। बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जो मोस्टली अगर आप कमर्शियल देखेंगे या लोगों को जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आपको बेच रहे होते हैं तो क्या करेंगे, सिस्टम को फुल ऑटो को ही ऑटोमेशन समझते हैं। ऑटोमेशन में एक रोल होता है सेमी ऑटोमेशन का। जिस सिस्टम को आप सेमी कंट्रोल कर सकें, याद रखें उसको फुली ऑटो पे ले जाने की जरूरत नहीं होती। फुली ऑटो पे सिर्फ स्ट्रेटेजी को तब टेस्ट किया जाता है जब आपने उसका मैक्सिमम पोटेंशियल देखना हो। जैसे अब अभी बात की थी गाड़ी की, मैंने आपको एग्जांपल दी। अब गाड़ी तो सारियों के ऊपर हो सकता है 200 से ऊपर का मीटर स्पीड लगाओ, तो क्या आप हर गाड़ी को 200 से ऊपर भगा के देखेंगे? नहीं, वो टेस्ट हुई होती है ऑलरेडी। तो इसका मतलब होता है कि कोई सिस्टम अगर ऑटो सिस्टम है तो उसका मतलब 24 घंटे चलना नहीं होता। उसमें बहुत से फिल्टर्स और तरीकाकार हो सकते हैं जिसमें आप 24 आवर ना चलाएं। लेकिन जब ऐसी बात हम करेंगे, कोई सिस्टम जो है चलता तो 24 घंटे लेकिन उसको कंट्रोल मैंने कि फिल्टर लगा के किया है, तो ये समथिंग एल्स है। लेकिन जब मैं ये बात करूं कि मेरा सिस्टम यूज ही सेमी वे में होता है, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट वे होगा उस सिस्टम को यूज करने का। ये दो वेज कैसे काम करते हैं इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे फिर आपको ये क्लियर होगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी सिस्टम आप यूज करें आपको उसके यूज करने के मेथड का पता होना चाहिए। फिर हम वीपीएस टाइप देखें, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन या जो ट्रेड्स होती हैं वो उनकी प्रॉपर वो टाइमिंग और एग्जीक्यूशन में फास्टनेस होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने, हो सकता है आपका सिस्टम तो बिल्कुल सही हो लेकिन आपने एक सस्ता वीपीएस ले लिया इस चक्कर में कि हमारा थोड़ा पैसा, क्यों शुरू में जो बिगिनर्स होते हैं ना वो वीपीएस की फीस को बेचारे बहुत ज्यादा काउंट कर रहे होते हैं। याद रखें वीपीएस अल्टीमेट एक पार्ट है आपकी ऑटो ट्रेडिंग का। अगर आप अच्छे वीपीएस पे पैसे खर्च करेंगे तो आपका अच्छा सिस्टम काम करेगा। बहुत से सिस्टम जो फास्ट एग्जीक्यूशन डिमांड करते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी में, अगर वीपीएस सही नहीं होगा तो आपकी एग्जीक्यूशन खराब हो जाएगी। इस तरह उन टाइप्स के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे हम टेस्टिंग में। फिर अकाउंट टाइप्स पे जैसे मैंने पहले बताया कि माइक्रो स्टैंडर्ड पे आपकी टेस्टिंग कैसी है, क्या दोनों पे अवेलेबल है, दोनों पे किस टाइप के रिजल्ट आएंगे, ये दोनों चीज़ों को अलग-अलग हम देखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट नॉट लीस्ट हम देखेंगे क्लोजिंग पीरियड। क्लोजिंग पीरियड जैसे अभी मैं चार्ट में बताया, ये थीम हम इंट्राडे में शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लिए यूज कर सकते हैं और किस चीज़ की रिप्लेसमेंट में काम आएगी, मैनुअल ट्रेडर को क्या बेनिफिट दे सकती है, बिगनर ट्रेडर को क्या दे सकती है। क्लोजिंग पीरियड 1 से 1.5 दिन का होता है या 1 हफ्ते का होता है। क्लोजिंग पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी में। ऐसा नहीं है कि आपको एक दफा तो पैसे मिल गए 2 दिन में या एक दिन में, एक दफा मिले 1 हफ्ते बाद जाके, तो वो थीम डिफरेंट होती है। तो क्लोजिंग पीरियड डिफाइन करना किसी थीम में और किसी सिस्टम में बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इनिशियल इंग्रेडिएंट थे जो मैंने 4 फेजेस में आपको बताए, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा चार्ट पे, या अब मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा पेपर वर्क करके दिखाऊं ताकि आपको आसानी हो सके कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज करते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।